एईसीसी हिंदी। आज बात करेंगे हिंदी भाषा और संप्रेषण की, जिसे आप एईसीसी हिंदी के नाम से भी जानते हो। यूनिट 3 की बात करेंगे हम। इससे पहले इस सब्जेक्ट की 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 की, और इस वीडियो में पूरी यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 3 आपकी है संप्रेषण के विभिन्न माध्यम, यानी कम्युनिकेशन के मीडियम क्या क्या होते हैं, किन माध्यमों के द्वारा हम व्यक्तियों से, समाज के लोगों से संप्रेषण करते हैं, बातें करते हैं। अलग अलग मीडियम्स होते हैं, माध्यम होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया के तहत। उन सभी को डिटेल से डिस्कस करेंगे आज हम। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे। आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पे यूज़र नेम आपके सामने है। और टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए @एकलव्य स्नातक 1। ये ग्रुप आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको वीडियो में जो पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ मिल जाती है फ्री। और भी आपकी कोई हेल्प होती है तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। 700+ बच्चे इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सिलेबस देख लेते हैं एक बार हम, क्या सिलेबस है। देखिए, एईसीसी हिंदी, हिंदी भाषा और संप्रेषण, टोटल इसकी 4 यूनिट है और 2 यूनिट हम पूरी कवर कर चुके हैं। आपके लिए लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इन दोनों यूनिट को अच्छे से देख लेंगे जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो। और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी तीसरी यूनिट, जो संप्रेषण के विभिन्न माध्यम है। इसके बाद आपकी लास्ट यूनिट बचती है यूनिट 4, और 2 वीडियो में हम यूनिट 4 को भी ख़त्म कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट आपकी जो ये बुक है एईसीसी हिंदी, ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक तक ख़त्म हो जाएगी। पूरा इसका सिलेबस आप कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मानव समाज के लिए संप्रेषण बड़ा महत्व है। कम्युनिकेशन के बिना मानव अपने जीवन का आधार, या मानव अपने जीवन को पूरा नहीं कर सकता बिना कम्युनिकेट किए हुए। तो संप्रेषण का एक बड़ा महत्व है, सिग्निफिकेंट रोल है इन ह्यूमन लाइफ। संप्रेषण का सामान्य अर्थ क्या होता है। देखिए, वक्ता द्वारा अपनी भावों, विचारों, सूचनाओं या जानकारियों को श्रोता तक पहुंचाना। यानी दो लोग आपस में देखिए बात कर रहे हैं, तो जो वक्ता है उसका कर्तव्य है या उसकी डिमांड है कि वो अपनी बातों को श्रोता तक, जो सुनने वाला है, ठीक है, उस तक ठीक ढंग से पहुंचा सके। और जो वो कहना चाहता है वही जो श्रोता है वो उसको सुन सके, समझ सके। यानी जो अर्थ वो उसको समझाना चाहता है वही वह उसको समझा सके। जो कहना या समझाना चाहता है सामने वाला उसका वही भाव या अर्थ समझे। इस तरह मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अन्य तक पहुंचाने के लिए एकालाप, संवाद, सामूहिक चर्चा, और आज का युग जो है सूचना और क्रांति का युग है, टेक्निकल युग है आज का। तो आज के युग में हम संप्रेषण के किन माध्यमों को अत्यधिक यूज़ करते हैं। देखिए, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, ईमेल्स को यूज़ करते हैं। कहीं भी आप, जो कंपनीज वगैरह होती है, ठीक है, एमएनसीज कंपनी होती है, वहाँ पे आपने देखा होगा ज़्यादातर वर्क जो होता है वो ईमेल के अंदर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूजेस है। ब्लॉग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ नया साधन बन गया है लोगों को जानकारी प्रोवाइड करने के लिए। वेबसाइट है, वेबसाइट से आप दुनिया भर की चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ये एक नई चीज़ है जो इंटरनेट ने उपलब्ध कराया है सबको, ठीक है। जो आज का जो युग है वो इन इन पॉपुलर चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। आदि के द्वारा संप्रेषण की प्रक्रिया क्रियान्वित होती है। यानी संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो इन माध्यमों के द्वारा आज के समय में चलती है। लेकिन इनको भी आपको नहीं भूलना है, एकालाप, संवाद और सामूहिक चर्चा। ये बेसिक चीज़ें थी संप्रेषण की, जो आज भी हैं, लुप्त नहीं हुई है, आज भी है। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके माध्यम से संप्रेषण जो है किया जाता है। आज का युग सूचना एवं तकनीकी का है, मैंने आपको बता दिया पहले ही, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो इसलिए संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों के विषय में जानना अति आवश्यक है। यानी जो भी हम टेक्नोलॉजीज़ का जो यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है, उसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के युग में। जैसे ब्लॉग हो गया, ब्लॉग क्या है आपको इसको पता होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट क्या है, ठीक है। ईमेल्स क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनका यूजेस क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और ये सभी क्या है, संप्रेषण के माध्यम है ये सभी चीज़। तो आइए इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संप्रेषण के विभिन्न माध्यम में एकालाप की। देखिए, एकालाप को आपने इंग्लिश में सुना होगा, इसको मोनोलॉग भी कहते हैं, ठीक है। तो एकालाप होता क्या है,
कोई भी भाव या विचार सर्वप्रथम व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उठता है। जब भी हम कोई बात करने वाले होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस बात को अपने मन में एनालाइज करते हैं, ठीक है, या फिर कोई तथ्य हम आपके सामने या दूसरे व्यक्ति के सामने रखने से पहले उसको खुद एनालाइज करते हैं। उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये बात हमें इसको बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। तो जो व्यक्ति के मन में सर्वप्रथम किसी भी तथ्य के लिए या किसी भी बात के लिए चिंतन मनन जो वो करता है वो एकलाप कहलाता है। यानी मन ही मन में अपने इस विचार पर चिंतन कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, ये एकलाप कहलाता है। अंग्रेजी में इसे मोनोलॉग कहते हैं। अगर आपने मेरी मोनोलॉग की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, AECC इस चैनल पर इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो भी मैंने ही पढ़ाई है। तो मैं बना चुका हूँ उस पर मोनोलॉग पे, आप उसको देख सकते हैं। तो अंग्रेजी में इसको मोनोलॉग कहते हैं। यहाँ व्यक्ति स्वयं ही वक्ता और श्रोता होता है। देखिए, जब व्यक्ति स्वयं का एनालाइज करता है, स्वयं बातें करता है अपने आप से, तो वो खुद ही वक्ता होता है और खुद ही श्रोता होता है। यानी वो किसी ऑडियंस या किसी व्यक्ति के सामने उन बातों को नहीं रख रहा होता है। ऐसी स्थिति एकलाप कहलाती है, मोनोलॉग कहलाती है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं चिंतन करता है, मनन करता है, तर्क करता है। यानी वो उन तथ्यों को स्वयं चिंतन करता है, अपने आप से बातें करता है, क्या ये चीज़ें ठीक हैं, क्या ये चीज़ें गलत है। या फिर आपने देखा होगा, देखिए आज मोनोलॉग को वैसे बेसिकली यूज़ किया जाता है बॉलीवुड में। आपने कभी देखा होगा ऑडिशंस के लिए लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो डायलॉग बोलते हैं शीशे के सामने खड़ा होकर, कभी आपने देखा हो तो ये मोनोलॉग, ये डायलॉग, ये एकलाप ये कहलाता है। ठीक है, वो डायलॉग बोल के देखते हैं कि हम ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, हमारी बात कैसी है, हम किस तरीके से रख रहे हैं, या किन किन कमियों को हमें दूर करना चाहिए। तो उस समय वो क्या कर रहे होते हैं, एकलाप कर रहे होते हैं, मोनोलॉग कर रहे होते हैं। तो स्वयं चिंतन मनन करते हैं इसके अंदर। और एकलाप को देखो दो भागों में बांटा जाता है, दो रूप में देखा जाता है। एक होता है स्थिर और एक होता है गत्यात्मक। फिर एकलाप में वक्ता किसी एक बिंदु पर विचार तक सीमित रहता है, यानी किसी एक ही टॉपिक के ऊपर वो अपने आप से बातें करता है और ये लिमिटेड होता है। और गत्यात्मक के अंदर जो वक्ता होता है, जो इन बातों को सोच रहा होता है, वो स्वयं से बात तो करता है, लेकिन उन आंकड़ों से उन आंकड़ों के प्रति वो जवाब भी अपने आप से ही मांगता है। तो ये होता है गत्यात्मक। तो दो इसके भाग होते हैं एकलाप के। सेकंड होता है इसके अंदर संवाद, जिसको आपने डायलॉग के नाम से सुना होगा, इंग्लिश में इसको डायलॉग कहते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के मध्य मौखिक बातचीत की क्रिया संवाद कहलाती है। जब दो लोग आपस में या फिर कोई टीम, दो लोगों की टीम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रही है, कोई बात कर रही है, किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रही है, तो वो कहलाता है संवाद, या इसे हम डायलॉग भी कहते हैं। मान लो दो व्यक्तियों को बैठाकर उनको कोई टॉपिक दे दिया डिस्कस करने के लिए, पॉपुलेशन के ऊपर मान लो वो डिस्कशन कर रहे हैं, अपने अपने बातों को रख रहे हैं, तो उस समय वो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है संवाद। इसमें वक्ता श्रोता दोनों प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने होते हैं, यानी आमने सामने वो एक दूसरे के फिजिकली बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं डायलॉग की प्रक्रिया में। संवाद की भाषा सहज, सरल एवं स्वाभाविक होनी चाहिए। देखिए, जब भी संवाद किया जाता है तो एक तो दोनों ग्रुप के अंदर क्या होना चाहिए, जो भी वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो कन्वीनियंट होनी चाहिए, एक दूसरे को समझ में आनी चाहिए। और बातों को, शब्दों को या भाषा को इस तरीके से हमें सामने के वाले के सामने रखना चाहिए कि वो आसानी से उनको समझ सके। दूसरा, देखिए, संवाद के अंदर छोटे छोटे और चुस्त वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये नहीं कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो एक जना 1 घंटा बोल रहा है तो दूसरा 1 घंटे तक वेट कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बातों को जितना शॉर्ट में और सटीक तरीके से रखोगे उतना ही इम्प्रेशन अच्छा होगा और उतना ही संवाद जो है वो उत्साहवर्धक चलेगा। यानी उसके अंदर बोरियत, क्या कहते हैं ना, नीरस ना हो जाए, बोरियत कहा जाता है हिंदी में इसको, नीरस कहते हैं बोरियत को, उबाऊ ना हो जाए। तो ऐसे में क्या करा जाता है, संवाद के अंदर छोटे छोटे और चुस्त वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि संवाद के अंदर इंटरेस्ट बना रहे, संवाद करने वालों का भी और संवाद देखने वालों का भी। तो ये संप्रेक्षण का माध्यम है एक। संप्रेक्षण के इस माध्यम के अंतर्गत संप्रेक्षक, देखिए संप्रेक्षक कौन होता है, जो वक्ता होता है। ठीक है, वक्ता कभी वक्ता होता है तो कभी श्रोता होता है। यानी जो, जैसे मान लो डायलॉग चल रहा है दो लोगों के बीच में, ठीक है, दो लोगों का गुट है, तो इसमें क्या होगा, कभी वो बोलेंगे तो ये सुनेंगे, तो कभी ये बोलेंगे तो इनको सुनना होगा। तो इसमें क्या होता है,
दोनों की जो पोजीशन होती है वो एक दूसरे से चेंज होती रहती है, यानी कभी वो वक्ता होंगे तो कभी वो श्रोता होंगे। और इसमें मुख्य बात ये है कि जो श्रोता होता है, ठीक है, वो तुरंत सूचना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेता है और अपनी जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान कर लेता है। यानी जब दो लोग आपस में एक दूसरे के सामने बातें करते हैं तो जो उनकी क्वेरी है वो उसी टाइम रिजोल्व हो जाती है, और उसी टाइम जो उनको दिक्कतें आ रही है वो उसी टाइम अपनी दिक्कतों को रिजॉल्व कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इस माध्यम के अंतर्गत फीडबैक जो है वो तुरंत मिल जाता है। जब दो लोग आपस में बात करेंगे तो फीडबैक उनको तुरंत मिल जाएगा। तो ये इसकी पॉजिटिविटी होती है डायलॉग की, जिसको संवाद कहते हैं हिंदी में। उसके बाद बात करते हैं सामूहिक चर्चा की। इसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन इसको कहा जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब सामूहिक रूप से किसी विशिष्ट विषय पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, या मान लो कोई ग्रुप है 3 लोगों का, 3 लोगों का ग्रुप यहाँ पे है और 3 लोगों का ग्रुप यहाँ पे है, वो किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये होता है सामूहिक चर्चा। और ये टॉपिक इनके लिए विशिष्ट होगा, तो इसे कहा जाता है सामूहिक चर्चा। सामान्यतः समूह के सभी सदस्यों का उद्देश्य जो होते हैं, यानी जिस भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बोथ द पार्टी, यानी दोनों पार्टी के लिए उनके ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो सेम होंगे, जिनकी प्राप्ति के लिए वे सभी मिलकर ग्रुप डिस्कशन करते हैं, सभी मिलकर प्रयास करते हैं, बातचीत करते हैं। इसके अंतर्गत समस्याओं और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मौखिक चर्चा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। यानी जिस भी टॉपिक के ऊपर ये दोनों ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं वो अपने अपने तथ्यों को रखेंगे, ठीक है, समस्या जो उससे रिलेटेड होगी उसको सुलझाने के लिए समाधान देंगे, अपने जो इनके लक्ष्य होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड उनको पूरा करने के लिए आपस में बातचीत करेंगे। इसमें एक चीज़ और खास होती है, देखिए, प्रत्येक भागीदार को सोचने, विचारने एवं अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। यानी जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं इसके अंदर, मान लो 3 लोगों की टीम यहाँ है और 3 लोगों की टीम यहाँ है, तो तीनों लोग इसके अंदर जो भागीदार हैं इस ग्रुप में और भागीदार जो इस ग्रुप में है, उनको अपनी अपनी बात रखने, अपने अपने विचार रखने का अवसर दिया जाता है। सामूहिक चर्चा की सफलता के लिए सर्वप्रथम समूह के सदस्यों की चर्चा के उद्देश्य स्पष्ट हो एवं सदस्यों का व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए। यानी जिस भी टॉपिक के ऊपर दोनों ग्रुप डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं उस टॉपिक के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है दोनों को पता होने चाहिए, वो अच्छे से स्पष्ट होने चाहिए कि क्या हमारे उद्देश्य हैं, क्या हमारे लक्ष्य हैं। और जितने भी पार्टिसिपेट ग्रुप के अंदर कर रहे हैं उनकी उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, एक्टिव होने चाहिए वो सब। ये ना हो कि 3 में से सिर्फ एक ही बोलने वाला है, बाकी 2 है वो चुपचाप सुन रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी पार्टिसिपेट हैं वो एक्टिव होने चाहिए और उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है, उन सभी की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुने, वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, और अपनी बातों को सहजता के साथ रखना चाहिए, जिससे कि जो श्रोता है वो आपकी बातों को ठीक ढंग से समझ सके, आपकी बातों का जो अर्थ है उनको वो ठीक ढंग से समझ सके। तो अपनी बातों को सहजता के साथ रखना चाहिए, अपने विचारों को सहजता के साथ रखना चाहिए, और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए उचित निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, निष्कर्ष को लेना चाहिए। मान लो 3 लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, टॉपिक है मान लो पॉपुलेशन का, यानी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसके क्या क्या कारण है और इसको कैसे रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो 3 लोग होंगे, ठीक है, और 3 लोग जो होंगे उन तीनों के विचारों को हमें सुनना चाहिए ठीक ढंग से, और विचारों को इकट्ठा करके, ठीक है, इनको गैदर करके तीनों को विचारों को इकट्ठा करने के बाद एक उचित निष्कर्ष पर, यानी एक समरी जिसे हम कह सकते हैं, उस पर पहुंचना चाहिए, उसका निचोड़ जो है वो उस पर पहुंचना चाहिए। उसके बाद हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए कि हमारी ये बातें हैं जो हमें इस ग्रुप को बतानी है, ठीक है। तो ये होता है सामूहिक चर्चा। और ये क्या होता है, ये होता है संप्रेक्षण का माध्यम। 3 माध्यम मैंने अभी आपको बताए, एकालाप, संवाद और सामूहिक चर्चा। देखिए अब बात करेंगे हम आज के युग की, इंटरनेट। ये है आज का युग, आज का युग है इंटरनेट, जिसके ऊपर आज की दुनिया टिकी है।
आज की दुनिया इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करती है, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट पे लोग। तो इंटरनेट है आज का युग जो है सूचना एवं तकनीकी का, जिसमें कंप्यूटर इंटरनेट संप्रेषण का एक क्रांतिकारी माध्यम है। कंप्यूटर इंटरनेट जो है, और इसमें आप फ़ोन भी जोड़ सकते हो, सेल फोन, ठीक है। तो ये आज का क्रांतिकारी माध्यम है। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा देश विदेश में सूचनाएं महज कुछ ही देर में पहुंचाई जा सकती है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट, ये सभी ऐसी चीज़ें आ गई है इंटरनेट पे कि यहाँ पर आप अपने विचार एक सेकंड के अंदर डालते हैं, और एक सेकंड के अंदर ही, कुछ महज कुछ देर के अंदर ही लाखों लोग आपके विचारों से प्रभावित हो सकते हैं, लाखों लोग आपको देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया को जोड़े रखता है, या कह सकते हो पूरे विश्व को एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। सबसे गहरा जो इसके अंदर माध्यम है, या सबसे पॉपुलर जो आप कह सकते हैं, वो है ईमेल। देखिए, जब भी कोई एमएनसीज होती है, ठीक है, एमएनसी है या कोई भी बड़ी कंपनी है, आजकल तो ऑलमोस्ट ईमेल का यूज़ 99% कंपनियों के अंदर किया ही जाता है, ठीक है। तो ईमेल सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर। ईमेल को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इससे इसका जो अर्थ है वो क्या है? इंटरनेट के द्वारा किसी कंप्यूटर से संदेश भेजने का तरीका, यानी इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर पर बैठकर ये एक तरीका है किसी को संदेश भेजा जा सके। ईमेल के अंदर क्या होता है? एक पते की ज़रूरत होती है, एक एड्रेस होता है, ठीक है। इस एड्रेस की हमें ज़रूरत होती है, और ईमेल के साथ साथ जो यूज़र नेम होता है इसके अंदर, जो डोमेन नेम से मिलकर बनता है। यानी एड्रेस जब इसके अंदर बनाया जाता है तो उसके अंदर यूज़र नेम को ऐड किया जाता है, जो डोमेन नेम से मिलकर बनता है। आपने देखा होगा ईमेल एड्रेस कैसा होता है, @ नाम डाल दिया जाता है, कुछ उसके अंदर संख्याएं होती है। तो ईमेल आपको करने के लिए एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ईमेल संप्रेषण का एक विशिष्ट माध्यम है, आज की दुनिया का माध्यम है, जिसमें कोई भी सूचना, संदेश, पत्र या फोटो दुनिया के किसी भी कोने में तत्काल प्रभाव से पहुंचाया जा सकता है। यानी एकदम झटके से, कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में हम कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, कोई जानकारी देना चाह रहे हैं, या किसी फोटोज़ वगैरह को हम शेयर करना चाह रहे हैं, तो ईमेल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति तक, बस हमें ईमेल, उसका एड्रेस पता होना चाहिए, हम अपने विचारों को इससे शेयर कर सकते हैं। इस माध्यम में देखिए, समय और धन दोनों की बचत होती है। धन की भी बचत है, इतनी दूर आना जाना ना पड़ता, नहीं पड़ता, और समय की बचत हो जाती है इसके अंदर। टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है इसके अंदर। तो दोनों चीज़ों का आपकी दोनों ये साधन आपको दोनों चीज़ों से फ्रूटफुल है आपके लिए। तो सन 1972 में ईमेल का अपार्टमेंट से प्रचलन हुआ। 1972 में अपार्टनेट से इसका प्रचलन हुआ था। अपार्टनेट एक जगह का नाम है। इसमें चिन्ह को प्रचलित कर सर्वोपयोगी बनाया गया। यानी सबसे पहले इसके अंदर जो आप यूज़ करते हो, इसको यूज़ किया गया था। जब से ये इतना पॉपुलर हो गया कि इसको आज हम बेसिकली इसको यूज़ किया ही जाता है। इस क्षेत्र में अत्यधिक तरक्की हुई, और इसके बाद क्या हुआ, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, और इसका जो यूज़ है वो पूरे विश्व में पूरी तरीके से फैल गया। सोशल नेटवर्किंग का एक जाल बन गया इसके बाद। और ये क्षेत्र जो है इतना बढ़ता चला गया, दिन पे दिन इतना इसके अंदर विस्तार होता चला गया कि हुआ क्या बाद में देखिए, आज के टाइम में फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑरकुट, ट्विटर, ब्लॉग, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, इतना ज़्यादा इनका यूजेस हो गया है कि आप अपनी बातों को, फोटोज़ को, लोकेशंस को, और ना जाने कितनी दुनिया भर की चीज़ें आप एक सेकंड में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो। तो ये सब कुछ हुआ ईमेल आने के बाद। यानी पहले ईमेल का यूज़ हुआ, फिर ईमेल आने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इस क्षेत्र में तरक्की बढ़ती चली गई, और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ऑरकुट, और ना जाने क्या क्या चीज़ें आ गई, दुनिया भर की ऐप्स आ गई, जिसके माध्यम से आप संप्रेषण कर सकते हो। एक सेकंड में आप बहुत सारी चीज़ें, अपनी फाइलें हैं, पीडीएफ चीज़ें, आप सब कुछ शेयर आप कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं ब्लॉग की। देखिए, ब्लॉग क्या है? ब्लॉग है आज सूचना तकनीकी के युग में भाव अभिव्यक्ति के लिए, भाव अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यानी अपने विचारों को जब हम दूसरे तक शेयर करना चाहते हैं, तो ब्लॉग भी एक तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं।
अपने भावों को, विचारों को, अनुभवों को, हमारे क्या एक्सपीरियंस रहे किस क्षेत्र में, ठीक है, जानकारियां, हम किसी चीज़ के लिए जानकारी देना चाहते हैं, मान लो मेडिसिन की हम जानकारी देना चाह रहे हैं, नेचर की जानकारी देना चाह रहे हैं, या विभिन्न प्रकार की जानकारी आप ब्लॉग के माध्यम से एक दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये भी एक सशक्त माध्यम है, या कह सकते हैं कि अ, बहुत पॉपुलर है ये आज के टाइम में, जो एक दूसरे तक इंटरनेट पर लिख कर। ब्लॉग में क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर अपने विचारों को लिखते हैं, ठीक है, लिख कर आप अपनी बातों को बताते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो कहते हैं 1994 में एक युवा थे अमेरिका के, वो स्टूडेंट थे जस्टिन हॉल, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1994 में। उन्होंने अपने प्राइवेट एक्सपीरियंस थे जो उनके, उन्होंने इंटरनेट पर उनको ब्लॉग को वेबसाइट पर लिखकर उन्होंने इसको शेयर किया था। तब से ये पॉपुलर हुआ, धीरे धीरे ये साइट इतनी पॉपुलर हो गई ब्लॉग, मतलब लोग अपने विचारों को लिखने लगे इस पे, फिर पढ़ने लगे, लोग इससे जुड़ते चले गए धीरे धीरे, तो ये काफ़ी पॉपुलर हो गई। ये बात आप ध्यान रखना, इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, अमेरिकन एक स्टूडेंट थे जस्टिन हॉल, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद बात करते हैं वेबसाइट की। देखिए ब्लॉग और वेबसाइट दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्लॉग पे आप अपनी बातों को जाकर लिखते हैं, लेकिन वेबसाइट पे क्या होता है, वेबसाइट पे आपको वेबसाइट दी जाती है, आप बनवाते हैं आप अपनी वेबसाइट, और यहाँ पर इन चीज़ों को आप प्रोवाइड कराते हैं आप दूसरों के लिए, ताकि आप यहाँ से देख सको। जैसे मान लो सर्च इंजन, आप गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हो, लेकिन आप सब सर्च कब करोगे, जब आपको उसकी वेबसाइट पता होगी, यानी www आपने ये चीज़ सुनी होगी, इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो इन चीज़ों को आपको, जब एक एड्रेस होगा आपके पास, ठीक है, तब आप गूगल पे जाके उस चीज़ को सर्च कर पाएंगे। तो ये वेबसाइट होती है जहाँ पर हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट इंटरनेट प्रयोग करने वाले लोगों के लिए एक बहुत लोकप्रिय साधन है, ये आज के टाइम का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साधन है। हमें कोई भी जानकारी चाहिए, हम एक सेकंड के अंदर डाल देते हैं www किसी कोई भी जानकारी मिलना चाहते हैं उसके बारे में डाल देते हैं। और अब तो गूगल सर्च इंजन इतना फास्ट हो गया कि आपको www भी लगाने की जरूरत नहीं होती, आप कुछ भी उस पर लिखिए, आपको तुरंत आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इस पर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, यानी जो जानकारी आप लेना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ आप लिखिए और तुरंत आप उस चीज़ से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। विभिन्न विषय की जानकारी आप एक सेकंड के अंदर ही आप प्राप्त कर सकते हैं। विश्व के किसी भी देश की कोई भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, यानी जो चीज़ आप देखना चाहते हो, अगर वो इंटरनेट ऑलमोस्ट देखो 99% तो हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है, जो ज़रूरी होती है, ठीक है, विश्वव्यापी होती है जो, वो आपको उपलब्ध हो ही जाती है। बाकी और भी जो चीज़ आपको पढ़नी है, देखनी है, तो आप नेट हर चीज़ ऑलमोस्ट उपलब्ध हो ही जाती है उसके ऊपर। तो एक साथ कई वेबसाइटों पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि जो भी आपको देखना है वो ये नहीं कि एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध है। दुनिया भर के लोग हैं जिन्होंने अपनी जानकारियाँ अलग अलग वेबसाइटों पर उपलब्ध करा रखी है। तो आप कई वेबसाइटों पर जाके विजिट करके नई नई चीज़ों को आप देख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा अभी, कभी आप गूगल पे किसी चीज़ को सर्च करना, मान लो आप मेडिसिन से या फिर अपनी पढ़ाई से ही ले लो, आप गूगल पे इसको डाल के देखना, तो आपके सामने दुनिया भर की वेबसाइट खुल जाएंगी, है ना, टाइप से खुल जाती है। तो आप मान लो आपको इस वेबसाइट से समझ नहीं आ रहा, तो आप दूसरी पे जाके सर्च कीजिए, दूसरी पे समझ नहीं आ रहा, तीसरी पे सर्च, तो कई वेबसाइट्स के ऊपर क्या है, वो सारी जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध है आज के समय में। इंटरनेट को प्रत्येक देश में रहने वाले नागरिक, चाहे किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, लिंग के हों, इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसके अंदर कोई ऐसी बाउंडेशंस नहीं है कि यही लोग इसका यूज़ करेंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म, जाति या किसी लिंग से हो, इसका प्रयोग कर सकता है। आज इंटरनेट सिर्फ व्यापारियों, कारोबारियों और विज्ञापन एजेंसियों के लिए ही नहीं, देखिए इंटरनेट सिर्फ जो प्रोफेशनल है उनके लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक, इतिहास, विज्ञान, रोजगार, मनोरंजन, इन सभी क्षेत्र में इंटरनेट ने अपनी पकड़ बना ली है। यानी कुछ भी आपको देखना है, आपको एजुकेशन से रिलेटेड देखना है, आपको मनोरंजन से रिलेटेड कुछ देखना है, यूट्यूब है, दुनिया भर की चीज़ें आप देख सकते हो एजुकेशन पे, यूट्यूब पे। हम जो पढ़ा रहे हैं वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो कितना ईजी हो गया है इंटरनेट के माध्यम से हर चीज़ को देख पाना। तो आज का जो युग है वो इसी पर टिका है। तो ये सभी साधन थे संप्रेषण के माध्यम है जो मैंने आपको बताए, ठीक है। यहाँ पर आपकी यूनिट जो है 3 वो पूरी कवर हो जाती है। यूनिट 3 के अंदर हमको यही पढ़ना था
कि संप्रेषण के विभिन्न माध्यम क्या है और इनके क्या क्या उपयोग है, वो हमने पढ़े इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।